हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान का पहला अध्याय कर रहे हैं। इससे पहले अपने मृदा के बारे में, मृदा की परिभाषा, मृदा शब्द के बारे में, मृदा की विशेषताएं और मृदा के कार्य, इनके बारे में अपने पीछे की क्लास के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने उससे आगे की मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, दोनों अपने जो पीछे परिभाषाएं पढ़ी उसमें ये बार बार शब्द आ रहा था अपने पास कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो वो देखते हैं कि मृदा को प्राकृतिक पिंड कैसे कहा गया है। यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि समझाइए कि कैसे मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, या फिर मृदा एक प्राकृतिक पिंड है पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आपको संक्षिप्त लेख लिखिए, ऐसा कुछ प्रश्न यहाँ से बड़ा प्रश्न आपको बन सकता है। तो देखते हैं मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो यहाँ से प्राकृतिक पिंड कैसे, क्या प्राकृतिक होते हैं, वो मैंने पीछे की क्लास में अपन को बताया कि प्राकृतिक पिंड किस तरीके से होते हैं, किसे कहते हैं। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्राकृतिक पिंड है, जो भी प्राकृतिक पिंड होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ना तो उनको बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है, वो स्वतंत्र होते हैं। इसके गुण विशेष होते हैं, गुणों में भी अपने पीछे देखा मृदा के गुणों के अंदर, तो मृदा के गुण विशेष होते हैं और विभिन्न होते हैं। मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है, ये अपने को मुख्य तो याद रखना है कि मृदा एक जीवित पिंड है, क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का धीरे धीरे विकास होता है। जीवित पदार्थों के समान मृदा का धीरे धीरे विकास होता है। जैसे कोई भी अपने वनस्पति के अंदर देखें, जीव जंतुओं में देखें, कोई भी जीव जंतु जन्म लेते हैं तो उनका विकास धीरे धीरे उनका विकास होता है। तो उसी प्रकार से मृदा का क्या है, विकास भी धीरे धीरे होता है। इनका जन्म पैतृक पदार्थों, पैतृक पदार्थ से, चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानें जो होती हैं उनके टूटने से मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पैतृक पदार्थ का मतलब है चट्टानों से। इनका जन्म पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है और यह परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। यह परिपक्व यानी कि अच्छे तरीके से बन जाती है, मृदा पूर्ण अवस्था के अंदर पहुंच जाती है और उसके प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे अपने परिच्छेदिका के नाम से भी जानते हैं। प्रोफाइल का मतलब कि अगर आप एक मृदा के अंदर इस तरीके से अपने काट लगाते हैं, मृदा को नीचे की ओर खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें अपने देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से इस तरीके से सतर पाए जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये जो सभी सतर होते हैं जो अपने को दिखाई देते हैं, इनको प्रोफाइल कहते हैं। तो ये प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड भी कहते हैं। डायनामिक जो पिंड होते हैं प्राकृतिक पिंड कहते हैं। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड भी कहते हैं। ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये अपना था पहला एक पैरा था, मृदा प्राकृतिक पिंड है, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसके गुण विशेष होते हैं और विभिन्न होते हैं। एक जीवित पिंड है क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का भी क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। इनका जन्म पैतृक पदार्थों या यूं कह लें कि चट्टानों से होता है। यह परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहते हैं। ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिए मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह गहरी होती है और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। प्राकृतिक पिंड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये गहरी होती है जैसे, और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। यह विनाशकारी जैसे कोई भी मान लो मृदा नीचे की ओर धंस जाती है तो बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं, तो ये विनाशकारी है। और संश्लेषित मतलब ये निर्माणकारी भी है। विनाशकारी है तो ये निर्माणकारी भी है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी इमारतों का या स्थानीय आवासों का निर्माण किया जाता है। तो ये जहाँ पे विनाशकारी है वहाँ पे क्या संश्लेषित या निर्माणकारी प्रक्रम से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है। इस प्रकार मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताओं का मतलब कि विनाश भी हो सकता है, निर्माण भी हो सकता है और परिवर्तन भी होता है।
मृदा का क्या है, मृदा विनाश भी कर सकती है, मृदा निर्माण भी करती है और मृदा परिवर्तन भी करती है। तो ये जो एक प्राकृतिक पदार्थ की विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताएं मृदा के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा एक कार्बनिक और खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इस तरीके से ये क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं। अगर अपने से पूछा जाए कि मृदा प्राकृतिक पिंड कैसे हैं, प्राकृतिक पिंड क्यों है, तो लिख देंगे प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह गहरी होती है, इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है, विनाशकारी भी होती है, निर्माणकारी भी होती है, और इस प्रकार मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा के अंदर क्या होता है, कार्बनिक खनिज पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड है। इसके बाद मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है, सॉइल एज ए मीडियम ऑफ फॉर प्लांट ग्रोथ। तो पादपों की वृद्धि के लिए, जो पादप अपने होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उन पादपों की वृद्धि के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके विकास के लिए मृदा किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से एक ये माध्यम की तरह कार्य करती है। तो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आपसे पूछे प्रश्न कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो अपना आंसर होगा 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला तो है जल संबंधी कारक है, जो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे करते हैं, जलवायु संबंधी जो कारक हैं, जलवायु जैसे अपने गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वायुमंडल के अंदर जो गैसें होती हैं, अगर उसमें वातावरण अच्छा है, वातानुकूलित है वो, तो वो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, पौधों की वृद्धि अधिक होगी, जल्दी होगी। और अगर वो वातानुकूलित नहीं है, वहाँ का वातावरण जो वातानुकूलित नहीं है, पौधों के जीवन यापन के अनुकूल नहीं है, तो पौधे वहाँ पर वृद्धि नहीं कर पाते। उसके बाद जीवीय कारक हैं, जो सूक्ष्म जीव जिसको अपने बोलते हैं। अगर सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा है, सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है, जैसे अपने केंचुए से समझ लें, या और भी कई सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर। ठीक है, ग्रंथियों के रूप में भी आपने देखा होगा कहीं पे, जैसे चने के पौधे होते हैं उसमें नीचे ग्रंथियां बनी होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी प्रकार जो जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव उसमें पाए जाते हैं। तो अगर उनकी संख्या अधिक अच्छी तरीके से मात्रा में होती है, उपयुक्त मात्रा में संख्या में वो जीव जंतु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे जो हैं, पादप हैं, वो अच्छी वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अगर जीव जंतु सूक्ष्म जीव जो हैं, सूक्ष्म जीवों की अगर संख्या है वो नगण्य होती है, न के बराबर होती है, तो वहाँ पे पादप है वो वृद्धि नहीं करता। तो पहला जो कारक प्रभावित करने वाला जलवायु है, जल और वायु दोनों आ जाएंगे। जल की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए, वायु की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए, तो पादप वृद्धि करता है। जो सूक्ष्म जीवों की उपयुक्त मात्रा होगी तो पादप अच्छी वृद्धि करेगा। और तीसरा है मृदीय कारक। मृदीय कारक भी, अगर जो मृदा है उसके कण थोड़े मोटे होंगे, उसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी होगी, उसमें वायु ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होगी, तो वहाँ पे पौधे का जो विकास है, पौधे की वृद्धि है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये 3 कारक हैं जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जल, वायु, और उसके बाद जीवीय, और उसके बाद मृदीय। मृदीय वर्ग में मृदा के सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण तथा मृदा में होने वाली सभी प्रक्रम जो मृदा की पौधों को खनिज तत्व एवं जल प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करती है, सम्मिलित किए जाते हैं। अब मृदीय जो कारक हैं, ये मृदीय कारक आपने देखा, इसमें क्या कुछ आता है, इसमें भौतिक, इसमें रासायनिक, इसमें जैविक गुण, और मृदा में होने वाले सभी प्रक्रम जो है, मृदा के अंदर जो होने वाले सभी प्रक्रम है, सभी प्रक्रम जो मृदा की पौधों को खनिज तत्व जल प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करती है, सम्मिलित है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करती है। अब जो मृदा है वो पौधों की वृद्धि के लिए या पौधों के विकास के लिए क्या क्या पौधों को प्रदान करती है, उन पादपों को क्या कुछ देती है मृदा, उसके बारे में अपने देखते हैं। तो पहला अपना इसमें है आवश्यक खाद्य तत्व हो जाएंगे, जो उसके खाने के तत्व हैं, जिससे पौधे का विकास होता है, पौधे की वृद्धि होती है, पौधे की टहनियाँ निकलती है, पौधे की पत्तियाँ निकलती हैं, पौधे के फल निकलते हैं, पौधे को फूल लगते हैं।
ठीक है, फूल निकलते हैं और फल लगते हैं। तो इस तरीके से जो भी पौधा अपना विकास करता है, विकास करते टाइम तो उसको काफ़ी आवश्यक खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है। जो खाद्य तत्व हैं वो पौधा कहाँ से ग्रहण करेगा? पौधा मृदा से ग्रहण करता है। जैसे हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, इसमें वृद्धि करने के लिए टाइम टाइम पे विभिन्न खाने की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, खनिज है, लवण है, वसा है, दूध है, दही है। तो इस तरीके से अपने को भी आवश्यकता होती है अपने शरीर की वृद्धि के लिए। तो इसी प्रकार से जो पादप होते हैं उनकी भी वृद्धि के लिए, उनको भी अपने विकास करने के लिए खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है। वो खाद्य तत्व कहाँ से मिलेंगे? वो खाद्य तत्व मिलेंगे पादपों मृदा से। तो सभी पौधों को अपने पोषक के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भाई मुख्य हैं। ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसके बिना तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अपने को अलग से देने की इसको आवश्यकता नहीं है। पादपों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वातावरण से ग्रहण कर लेता है, ये मृदा से ग्रहण कर लेता है जड़ों के माध्यम से। तो ये एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व हैं पादप के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद अपने नाइट्रोजन, जैसे अपने पादपों में यूरिया डालते हैं, यूरिया खाद डालते हैं तो वहाँ से उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। फास्फोरस उसमें डाली जाती है, पोटेशियम डाला जाता है, कैल्शियम अपने देख सकते हैं, मैग्नीशियम हो गया, लोहा, गंधक और अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही। उसके बाद अपने जो भी नाम याद आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, गंधक और अन्य तत्वों की आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे तत्व कहाँ से मिलेंगे पौधे को? ऐसे तो है नहीं कि उसका कोई मूल लगा उसके अंदर अपने डाल देंगे। तो ये मृदा के अंदर मिलाए जाते हैं। मृदा के अंदर जब मिलाएंगे तो वो जल के अंदर घुलकर जड़ों के माध्यम से, तने के माध्यम से होते हुए पत्तियों, फलों और फूलों तक पहुँचते हैं। मृदा से पौधों को फास्फोरस है, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, लोहा, बोरॉन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और क्लोरीन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन मृदा एवं हवा दोनों से ही मिल जाती है नाइट्रोजन जो है, और वायु एवं जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, इसके बाद अपने देखें जो जल है कि जल भी एक मुख्य अंग है पादप वृद्धि के लिए, जो मृदा से ही उसको प्राप्त होता है। तो यह मृदा का एक प्रमुख अंग है। अगर मान लो कि जल ही नहीं होगा तो खनिज तत्व घुलेंगे कैसे? जो उसको खाने के लिए आवश्यक खाद्य तत्व हैं वो किस में घुलेंगे? वो घुलेंगे, उसका विलयन बनेगा, तभी जाकर क्या होता है, पेड़ पौधों को वो ग्रहण होते हैं। सीधे नहीं वो पेड़ पौधों को ग्रहण हो जाते। तो इसलिए बोला गया है कि यह मृदा का एक प्रमुख अंग है। मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है, जल का भाग सर्वाधिक होता है। पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर, अगर पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होगी, अब पानी की मात्रा कम होगी तो उसमें खनिज तत्व हैं या उसके खाद्य तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो कम घुलेंगे। ठीक है, और उसकी कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन भी कम हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि जो उसकी कर रहा था वो वृद्धि रुक जाएगी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और अगर जल की कमी हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होगी, जिससे पौधा क्या करेगा, अपना भोजन नहीं बना सकता प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, और जो पौधा है या पादप है वो मृत हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। इसके बाद आगे अपने देखें, यह आवश्यक क्रिया यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। जल एक अच्छा विलायक है। अब अपने विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो अगर अपने यहाँ पे कोई भी एक अपने बर्तन लेते हैं, इस बर्तन के अंदर मान लो कि एक तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ये चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं वो हैं, और इसमें क्या है, एक जल है। तो ये चीनी के जो क्रिस्टल हैं और जल हैं, ये दोनों जब आपस में घुले हुए होते हैं तो इसको बोलते हैं विलयन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। और जिस चीज़ को इसके अंदर घोला जाता है वो क्या कहलाता है, वो विलायक कहलाता है, विलय कहलाता है। जो चीज़ इसमें घोली जाती है, जैसे चीनी इसमें घोली गई है तो चीनी को अपने क्या बोलेंगे, चीनी को अपने क्या बोलेंगे, इसमें चीनी को अपने बोला जाएगा इसमें विलय, चीनी को इसमें विलय बोला जाता है। और जो जल है, जल को अपने क्या बोलेंगे, जल को अपने बोलते हैं विलायक। तो विलय और विलायक दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो जल एक अच्छा विलायक है।
पोषक तत्वों को घोल लेता है। संयम भी पौधों के लिए पोषक का कार्य करता है, क्योंकि जल तो सभी के लिए आवश्यक है। तो एक तो क्या करेगा जल, एक तो जल खुद पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, और एक अपने अंदर घोल कर जिसके लिए खाद्य तत्व है उसको भी वो साथ में लेके जाता है। मृदा ताप है, मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। अब जल के द्वारा जो मृदा का ताप है, अगर वहाँ पे जल की उपयुक्त मात्रा है वो तो तापमान वहाँ पे स्थिर रहेगा। अगर जल कमी है, जल की कमी है तो वहाँ पे तापमान अधिक होगा। तो ये ताप और मृदा वायु दोनों को जल के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। उसके बाद है खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर जल भ्रमण करता है। इनसे अनेकों पदार्थों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है। उसके बाद जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है, तो सबसे पहले मैंने कल भी ये बताया था कि पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के अंदर पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। सभी जीवित पदार्थ, जंतु हों पौधे हों, के लिए श्वसन अनिवार्य होता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो मृदा से प्राप्त होती है। साधारणतः मृदा वायु से 20.3% ऑक्सीजन, 79.01% नाइट्रोजन तथा 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलती है। मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती, फलतः पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। इसके बाद यांत्रिक आधार के बारे में अपने पीछे काफ़ी चर्चा कर चुके थे कि यांत्रिक आधार क्या होता है। तो यहाँ पे सीधे देखना है विशेष में कि कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है और फैल सकती है। आपने देखा हो कहीं पे कुछ ऐसी मृदाएं होती हैं जहाँ पे जड़ें जो हैं पादप की, पौधों की जड़ें वो काफ़ी गहरी चली जाती हैं और काफ़ी फैल भी जाती हैं, और कुछ मृदाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे पादप या पौधों की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जा पाती, ऊपर ही रह जाती हैं और इतना ज़्यादा फैलती भी नहीं है। तो जो मृदाएं जिन मृदाओं के अंदर पादपों की जड़ें गहरी जाती है और फैलती है उसको आदर्श मृदाएं कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आदर्श मृदाएं कहा जाता है। और जिनमें इस तरीके की प्रक्रिया नहीं हो पाती उनको अनादर्श मृदाएं कहा जाता है, क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन दृढ़ होते हैं। पवन दृढ़ का मतलब क्या है कि अगर तेज पवन चलती है, तेज आंधी चलती है तो क्या करेगी, अगर इनकी जड़ें गहरी हैं, फैली हुई हैं, तो ये जल्दी से नीचे नहीं गिरेंगे। ये तो हो गया पवन दृढ़, यानी कि पवन के प्रति ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। उसके बाद जल अभाव सह होते हैं। अगर पेड़ पौधों की जड़ें गहरी हैं तो अगर ऊपर की तरफ जहाँ अपने उसको जल्दी से सिंचाई नहीं भी कर पाते तो भी क्या हो, तो वो जड़ों के माध्यम से जल की कमी है उसकी पूर्ति कर लेता है। तो इसलिए क्या होती है, जो आदर्श मृदाएं होती हैं, आदर्श मृदाएं पवन दृढ़, ठीक है, और जल अभाव सह होते हैं। ये मृदा के एक आयतन के पोषकों को शोषित कर सकते हैं। पौधों की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम कड़ी परतों, उर्वरा संस्तरों, नमी की अत्यधिक या न्यूनतम मात्रा तथा विषैले विलय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करते। तो जिस समय ये अच्छी तरीके से वृद्धि नहीं कर पाते वो कौन सी हो जाएंगी? वो अनादर्श मृदाएं हो जाएंगी। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त आवश्यक दशाओं के अतिरिक्त अनुकूल मृदा ताप का होना आवश्यक है, यानी कि इन सभी के अलावा भी, ठीक है, इन सभी के आवश्यक खाद्य तत्व अपने देखे, उसके बाद जल की जो देखा, उसके बाद अपने जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन के बारे में अपने अभी पढ़ा, उसके बाद यांत्रिक आधार के बारे में अपने देखा, आदर्श मृदाएं और अनादर्श मृदाएं। इनके अलावा भी पौधों की वृद्धि के लिए अतिरिक्त अनुकूल मृदा ताप का होना आवश्यक है, क्योंकि यह पौधों द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, जल शोषण तथा जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। जो ताप जो है, उपयुक्त सभी दशाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कि मृदा से पौधों को जो उनके खाद्य तत्व है वो प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, उसको जल की पूर्ति होती है।
तीसरी बात उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चौथी बात उसमें यांत्रिक आधार मिलता है। और उसके बाद पांचवी बात वो ताप को भी नियंत्रित रखते हैं। तो ये थे, इसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि जो मृदा है वो पौधों के लिए आवश्यक माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है मृदा अवयव क्या होते हैं, मृदा के अंदर क्या कुछ मिला हुआ होता है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं मृदा के अंदर, कितनी कितनी मात्रा के अंदर कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, जल की मात्रा कितनी होती है, वायु की मात्रा कितनी होती है, तो वो क्या होते हैं, मृदा के अवयव होते हैं। तो मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं अपने को बताएगी। अपने से प्रश्न पूछ ले कि मृदा की कितनी अवस्थाएं या प्रावस्थाएं हैं, तो 3 प्रावस्थाएं हैं। 3 कौन सी? एक ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है, तीसरी गैस होती है। ठोस क्या होते हैं? ठोस जिसके जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास, ऐसे कण जो होते हैं ना बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसकी आकृति निश्चित होती है, जिसका आयतन निश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जिसके कण पास पास होते हैं, अंतराण्विक बलों के द्वारा आकर्षित होते हैं, बंधे रहते हैं, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, वो तो होते हैं ठोस। द्रव क्या होता है? द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे अपने 1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर जल को अगर अपने बाल्टी के अंदर डालेंगे तो बाल्टी का रूप ले लेगा, अगर उसमें एक जग के अंदर उसमें डालेंगे तो जग का रूप ले लेगा, यानी कि उसका आकार चेंज होता रहेगा, लेकिन जो उसका आयतन है ना 1 लीटर, वो 1 लीटर ही रहेगा। जो गैस है, गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। और ये क्या होते हैं? गैस के जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन अपने क्या करना है? पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस और द्रव अवस्थाएं ही यहाँ पे महत्वपूर्ण है। गैस इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठोस और द्रव अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण है। मृदा के ठोस अवयव महीन अवस्था में होते हैं। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस होता है। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग क्या होता है? ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। बाकी का जो 50% बचा उसमें क्या होगा? उसमें जल होते हैं 25% और उसमें वायु होती है 25%। अकेला ठोस जो भाग है वो 50%, बाकी के 50% में क्या होगा? 25% वायु होगी और 25% क्या होगा? जल होगा। ये जो जल और वायु की जो बची हुई मात्रा है, इसको क्या बोला जाता है? इसे रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा, ठीक है, जल और वायु उपस्थित रहती है, जिससे क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा के मुख्य 4 जो अवयव हैं, मुख्य 4 अवयव हैं मृदा के। अगर अवस्थाओं या प्रावस्थाओं की बात करें कि मृदा की प्रावस्थाएं कितनी हैं, तो 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर अवयवों की बात करें कि मृदा के अवयवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य 4 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला अपना आ जाएगा खनिज पदार्थ आ जाएगा, दूसरा अपना कार्बनिक पदार्थ आ जाएगा, तीसरा अपना जल आ जाएगा और चौथा अपना वायु आ जाएगा। तो ये 4 पदार्थों के अंदर इसको अपने क्या किया गया है? विभाजित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से इसको अपने समझ सकते हैं, चार्ट के माध्यम से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये हो जाएगा मृदा में 50% क्या है? 50% ठोस आप है और 50% क्या है? रंध्रावकाश। रंध्रावकाश में क्या आ जाएगा? 25% जल और वायु या द्रव और गैसें आ जाएंगी। और जो ठोस है, ठोस में क्या होगा? ठोस में 45% वो खनिज पदार्थ होते हैं, 5% वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और खनिज पदार्थ भी आगे चलें तो क्रिस्टलोलाइट्स होते हैं और कोलाइट्स होते हैं, जिसके बारे में आप आगे के चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और कार्बनिक पदार्थ हैं जो 50% है, जिसको अपने सड़े गले हुए पदार्थ बोलते हैं, इसको ह्यूमन्स अपने कहते हैं। तो ह्यूमन्स के बारे में भी अपने आगे अगला जो चैप्टर है वो दे रखा है, उसके बारे में अपने इसमें अध्ययन कर लेंगे। जीवित सूक्ष्म जीव भी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद अगर अपने आयतनात्मक संगठन की बात करें, प्रश्न आ जाए कि मृदा के अवयवों का आयतनात्मक संगठन को प्रदर्शित कीजिए। मृदा के अवयवों को आयतनात्मक संगठन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे ये प्रदर्शित कर देना है। खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ लगभग आपको पीछे बता ही चुके हैं किस तरीके के होते हैं। तो ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आगे अपने दोस्तों के अंदर, अपने सहपाठियों के अंदर इसको शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमी इसमें लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इसमें दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी अपना जो भी डाउट है या जो भी सलाह है वो अपने देख सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।